गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो कि एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पेपर है, उसमें विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में अध्ययन करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार समाधान किया जा सके। तो सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित न तो पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और न ही इन्हें पूर्णतया विवाद रहित बनाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रों के मध्य विरोधों के अस्तित्व और विवादों का उभरना निश्चित रूप से होता रहता है। आपस में जो है विवाद चलते रहते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चल रहा है, भारत और चीन के मध्य जैसे अभी डोकलाम में चला या पेंगोंग झील पर चला। इस तरह के विवाद जो है उभरते रहते हैं। तो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आपस में विवाद, और जिन विवादों का समाधान नहीं हो पाता वो विवाद सदैव युद्ध जैसी स्थिति के लिए ले जाते हैं। इसलिए इन विवादों का समाधान करने की आवश्यकता शुरू से ही रही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे कई शांतिपूर्ण साधनों का उल्लेख है जिनसे राज्य अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व इतिहास में भी हम देखा जाए तो विवादों के कारण ही हमें 2 विश्व युद्ध जो है झेलने पड़े, और युद्ध तथा दूसरे बल वाले साधनों के प्रयोग को विरोधों का समाधान करने के लिए हानिकारक और गैर उपयुक्त उपकरण समझा जाता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के मध्य विवादों का निपटारा करने के लिए अनेक शांतिपूर्ण तरीकों का, शांतिपूर्ण साधनों का सहारा लिया जाता है। शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास व्यक्त किया जाता है, जो कि एक आदर्श माध्यम माना जाता है। शांतिपूर्ण समाधान है क्या, यानी कि व्हाट इज ए पैसिफिक सेटलमेंट। शांतिपूर्ण विवाद सुलझाने अथवा शांतिपूर्ण समाधान का अर्थ है शांतिपूर्ण साधनों द्वारा राष्ट्रों के मध्य विवादों का समाधान करना। नेगेटिव रूप से यानी नकारात्मक रूप से इसका अर्थ है कि विरोधों के समाधान के लिए उन सभी साधनों का प्रयोग करना जिसमें बल या हिंसा का प्रयोग होता हो, जिसमें बलपूर्वक या हिंसा होती हो, ये जो है एक नकारात्मक साधन के रूप में ये नकारात्मक अर्थ हो गया। और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी राज्य समझौता वार्ता, सालसी प्रक्रिया, न्यायिक उपाय, संधि समझौते या कई दूसरे ऐसे उपायों या दूसरे साधनों द्वारा विवादों का समाधान करने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। विवादों के समाधान को या विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करने के कुछ प्रमुख साधन निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि समझौता वार्ताएं यानी नेगोशिएशंस, दूसरा सद्भावना और मध्यस्थता यानी गुड ऑफिसेज एंड मेडिएशन, नेक्स्ट समझौता या मेल मिलाप, नेक्स्ट जांच पड़ताल करना या अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय जांच कमीशन बैठा देना, इंक्वायरी और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, नेक्स्ट पंच निर्णय व्यवस्था अर्थात जिसे सालसी प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। सालसी प्रक्रिया अर्थात अंग्रेजी में से एर्बिट्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट न्यायिक निपटारा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है, वो एक न्यायिक निपटारे के रूप में भी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने का एक उपकरण है, एक साधन है। तो आइए इनके बारे में हम विस्तार से भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। समझौता वार्ता यानी नेगोशिएशंस क्या है? तो विवादों का समाधान करने के लिए कुछ समझौता वार्ताएं प्रारंभिक और सबसे आसान साधन है। यह एक कानूनी और व्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारें अपने विवाद रहित शक्तियों के प्रयोग से एक दूसरे के साथ अपने संबंधों का संचालन करती हैं और अपने मतभेदों पर विचार विमर्श करती रहती हैं। बार बार में समझौता वार्ताएं आयोजित की जाती हैं। कई विवाद एक वार्ता में समाप्त नहीं होते, कई दौर की वार्ताएं चलती रहती हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य भी जो है अनेक दौर की वार्ताएं कश्मीर को लेकर के चली, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से उसका शांतिपूर्ण समाधान नहीं हो सका। शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के अनेकों प्रधानमंत्रियों ने समय समय पर प्रयास किए हैं।
लेकिन हमारा पड़ोसी देश नहीं मानता, वो अपने अड़ियल रवैये पर जो है अड़ा हुआ है, इस कारण वो उसका समाधान नहीं हो पाता। लेकिन हाल ही में पिछले साल जो है हमारी मोदी सरकार ने आर्टिकल 370, जिसका नाजायज फायदा पाकिस्तान उठाने की सदैव कोशिश करता रहा है, या कुछ अलगाववादी नेता उसका फायदा उठाने की कोशिश करते रहे हैं, उस 370 के उस क्लोजर को जो समाप्त कर दिया और भारत के अंदर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह जो है अपने में मिला लिया। हालांकि भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, लेकिन एक जो कानूनी अड़चन जो आ रही थी, यानी कि एक राष्ट्र दो विधान, एक राष्ट्र दो निशान की स्थिति जो थी, वो अब समाप्त हो गई है। अब एक राष्ट्र एक निशान की स्थिति आ गई है। अब संपूर्ण भारत में, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा जो है लहराता है। नहीं तो जम्मू कश्मीर का अलग अपना झंडा हुआ करता था, जो कि आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद हट गया है। तो लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर एक विवाद का विषय भारत और पाकिस्तान के मध्य बना हुआ है। पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को उठाता है। अब साधारण शब्दों में देखा जाए तो सामाजिक समझौता वार्ताओं से तात्पर्य है कि राज्यों का अपने मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा विवादों के समाधान के लिए वार्तालाप या सौदेबाजी करने की एक प्रक्रिया है। समझौता वार्ताएं राज्यों या उनके द्वारा नामजद प्रतिनिधियों द्वारा की जाती हैं। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान समझौता वार्ता द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि हमने बांग्लादेश के साथ समझौता किया और कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश की तरफ जो क्षेत्र था वो हमने ले लिया और बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद हमारा जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो ये एक समझौता वार्ता की एक प्रक्रिया का उदाहरण हो सकता है। समझौता वार्ता निश्चित रूप से ही सभी प्रकार के विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व माना जाता है। जैसा कि सिलीचर कहते हैं कि एक गैर न्यायिक शांतिपूर्ण समाधान वह समाधान है जिसमें बंधनकारी निर्णय भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, जिसकी प्रभावशीलता विचारों की एकता में उनके योगदान पर निर्भर करती है। दूसरा साधन सद्भावना सेवा या मध्यस्थता, गुड ऑफिसेज एंड मीडिएशन। जब विवादों में शामिल राज्य समझौता वार्ता द्वारा अपने विरोधों को समाप्त करने की स्थिति में या समाधान करने की स्थिति में नहीं होते, तो सद्भावना या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का सहारा लिया जाता है। सद्भावना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें झगड़े वाले राज्य किसी अन्य राज्य या राज्यों या व्यक्तियों द्वारा, जिनको हम तीसरा पक्ष कह सकते हैं, उनको जो है बुलाया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, या उस तीसरे पक्ष के पास दोनों विवादित राष्ट्र जो है अपने अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और वहां तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के माध्यम से उस विवाद का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा पक्ष समाधान का सुझाव भी दे सकता है और विरोधी राज्यों का वार्तालाप करवाने के लिए उपयुक्त सुझाव भी प्रस्तुत कर सकता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि झगड़े वाले राज्य आपस में मेल मिलाप करें, मिलें और अपने जो शंकाएं हैं, जो विरोध की जो बातें हैं या जिस बात को लेकर के विरोध हो रहा है, उस पर जो है खुल करके वार्तालाप करें और झगड़े का कोई स्थायी समाधान ढूंढे। तीसरा पक्ष ना तो कोई समाधान प्रस्तुत करता है और ना ही वार्तालाप में भाग लेता है। मध्यस्थता में तीसरा पक्ष यानी थर्ड पार्टी जो होती है, वो समझौता वार्ता में भाग तो लेती है और अपने सुझाव भी देती है। हेग सम्मेलन के अनुच्छेद 4 में इस मध्यस्थता का वर्णन किया गया है। तो मध्यस्थकारियों का वर्णन भी है उसमें। विरोधी दावों में समझौता और क्रोध की भावनाएं शांत करना जो राज्यों के मध्य आपसी शत्रुता के कारण उत्पन्न हो सकती है, ये हेग सम्मेलन के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है। इसी प्रकार 1905 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रूस पर जापान में युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस और जापान को आपसी सद्भावना सेवा प्रस्तुत की थी, यानी कि दोनों के मध्य मध्यस्थता का जो प्रस्ताव दिया था और उनका मामला जो शांत कराने का पूरी कोशिश की। स्पेन अमेरिका युद्ध के बाद उन देशों में फ्रांस जो है मध्यस्थ बना था। 1965 में यूएसएसआर की भूमिका को, जब इसने भारत और पाकिस्तान को तात्कालिक समझौता करने में सहायता दी, उसे भी सद्भावना सेवा का उदाहरण माना जा सकता है। यानी कि जब हमारे
भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में गए, वो कश्मीर समझौते या पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर वार्ता करने के लिए पाकिस्तान साथ, तो रूस जो है सोवियत संघ जिसे कहा जाता था उस समय, तो वो जो है मध्यस्थता करने के लिए आगे है और एक न्यूट्रल जगह जैसे ताशकंद जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, वहां ये समझौता किया गया। और जो हमारे देश की सेना ने जो लाहौर का तक का जो एरिया जो जीता था पाकिस्तान से, उसे फिर वापस से लौटा दिया। समझौता या मेल मिलाप, तो समझौते का अर्थ है एक मध्यस्थ या कुछ व्यक्तियों के एक कमीशन को झगड़ा सौंप देना और उसके द्वारा निपटारे का प्रयास करना। मध्यस्थ तथ्यों का स्पष्टीकरण करके झगड़े का कोई समाधान प्रस्तुत करता है और ये तथ्य या एक व्यवस्था या प्रस्ताव का सुझाव देना समझौते या मेल मिलाप को मध्यस्थता से एक तरह से अलग बनाता है, भिन्न करता है। मेल मिलाप या समझौते में 3 स्तर शामिल होते हैं। पहला, जांच, मध्यस्थता और जो रुष्ट राष्ट्र हैं यानी कि जो नाराज राष्ट्र हैं उनके मध्य झगड़े का निपटारा करने का सुझाव देना। जैसा कि ओपनहीम कहते हैं कि समझौता विवादों का निपटारा करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इसको व्यक्तियों के एक कमीशन को सौंपा जाता है और जिसका कार्य तथ्यों का स्पष्टीकरण करना तथा व्यवस्था के लिए सुझावों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। परंतु यह सुझाव न्यायिक निर्णय या पंचों द्वारा दिए गए निर्णय की तरह बंधनकारी या बाध्यकारी नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय विरोधों का निपटारा करने के लिए 1899 और 1907 में हेग सम्मेलनों में समझौता कमीशन स्थापित किए गए। इस प्रकार के कमीशन अमेरिका द्वारा की गई संधियों की कड़ी, जिसको ब्राइन संधियां भी कहा जाता है, के अंतर्गत स्थापित किए गए। राष्ट्रसंघ ने बहुत से अवसरों पर इस साधन का प्रयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस साधन का अनेकों बार प्रयोग कर चुका है और कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर विवाद के निपटारे के लिए इस साधन का प्रयास किया था कि ताकि कश्मीर का विवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण ये कश्मीर विवाद आज भी एक विवाद बना हुआ है दोनों देशों में। नेक्स्ट, जांच पड़ताल के अंतर्राष्ट्रीय जांच कमीशन, इंक्वायरी और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। इस साधन से मतलब है कि झगड़े में संलिप्त जो भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा करने के लिए विवादों के कारणों की जांच की जाए कि विवाद का मुख्य कारण क्या है या उनके पीछे कौन कौन से घटक छिपे हुए हैं, उन घटकों की जांच की जाए। और ये जांच पड़ताल एक आयोग गठित करके की जाती है। तो एक आयोग का गठन कर दिया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का जो गठन कर दिया जाता है। यह एक थर्ड पार्टी होता है, तीसरा पक्ष होता है जो समस्या को सुलझाने में सहायता देता है। परंतु इसमें झगड़े वाले राष्ट्रों द्वारा निर्णय को स्वीकार करने की सहमति की आवश्यकता होती है। इस समझौते के बाद उनको कमीशन के निर्णय को आवश्यक रूप से स्वीकार करना पड़ता है। यानी कि पहले उन राष्ट्रों से लिखित सहमति लेनी पड़ती है कि जो है आप जो है ये जो कमीशन है इसकी बात को मानोगे, ये जो भी निर्णय देगा वो निर्णय आपके लिए स्वीकार्य होगा। जब वो राष्ट्र पर सहमति दें तो कमीशन उसकी जांच पड़ताल करके और ये जो है समाधान करने का प्रयास करता है। राष्ट्रसंघ ने इस साधन को बहुत ही उत्साहपूर्वक उपयोग किया था और राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञा पत्र में भी लिखा गया था कि जांच के आरंभ हो जाने के बाद 6 महीने तक कोई युद्ध आरंभ नहीं किया जा सकता। यानी कि जब जांच शुरू होगी तो उसके बाद 6 महीने तक किसी प्रकार का युद्ध या आपस में झगड़ा नहीं किया जाएगा। जो राज्य जांच को नहीं मानता उसको दोषी समझा जाता था। झगड़े वाली सीमाओं के विषय में वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए एक कमीशन स्थापित कर दिया जाता था। उत्तरी समुद्री घटना जांच, तेलंगाना, कमोना और गोले जांच ऐसी ही जांचों के कुछ प्रमुख उदाहरण रहे हैं। नेक्स्ट, एब्रिट्रेशन यानी कि सालसी व्यवस्था, जिसे पंच निर्णय भी कह सकते हैं। तो पंच निर्णय व्यवस्था वह है जिसमें राष्ट्रों के मध्य विरोध का किसी निर्णय करने वाले एक कमीशन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा दिए गए कानूनी रूप से बंधनकारी निर्णय द्वारा निपटारा किया जाता है। यानी झगड़े वाले
राष्ट्र ऐसे निर्णय को नितांत आवश्यक रूप से स्वीकार करने के लिए एक अस्थायी समझौता करते हैं। ओपनहीम इसके संदर्भ में कहते हैं कि पंच निर्णय व्यवस्था वह है जहां न्याय की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सदस्यों द्वारा चुने गए किसी अधिकारी या निर्णायक या किसी ट्रिब्यूनल द्वारा कानूनी निर्णयों द्वारा राज्यों के मतभेदों का निपटारा किया जाता है। इसी प्रकार स्टार कहते हैं कि पंच निर्णय व्यवस्था का अर्थ है झगड़े को मध्यस्थ कहे जाने वाले विशेष व्यक्तियों को सौंपना जो किसी कानूनी बिंदुओं की अतिरिक्त चिंता न करते हुए कानूनी निर्णय या पंच निर्णय देते हैं। तो पंच निर्णय व्यवस्था नवीन व्यवस्था नहीं है, ये एक बहुत पुरानी प्राचीन काल से चली आ रही एक व्यवस्था है विवादों के निपटारे के लिए। आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर या कई जगह पंच निर्णय सरकार भी जो है सहारा लेती है। यानी कोई विवाद, सामाजिक विवाद कोई होता है या सरकार के मध्य किसी विवाद, सरकार और समुदाय के मध्य किसी मामले को लेकर के जब विवाद उत्पन्न होता है या समाज का जब विरोध सरकार को झेलना पड़ता है तो सरकार भी एक कमेटी बना देती है ताकि उस समाज के पंच पटेलों से जो है बात करे और एक पंच निर्णय प्रस्तुत करे। तो इसी प्रकार गांवों में भी अक्सर देखने को मिलता है कि गांव की जो पंचायत है वो कुछ निर्धारित पंच पटेलों द्वारा जो है निर्णय किसी मामले पर किया जाता है और गांव के मुद्दे वहीं सुलझा लिए जाते हैं। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी ये पंच निर्णय व्यवस्था अपनाई जाती है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसने अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के 1794 की जे ट्रीटी के बाद बहुत महत्व प्राप्त कर लिया, जिसमें दोनों राज्यों के मध्य कुछ अभूतपूर्व प्रश्नों का निपटारा करने के लिए 3 ज्वाइंट कमीशनों या मिश्रित कमीशनों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त पंच निर्णय व्यवस्था को 1872 के अल्बामा क्लेम्स अवार्ड 1872 के अल्बामा क्लेम्स अवार्ड द्वारा बहुत ही महत्व मिला, जो अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य हुआ था। अल्बामा क्लेम अवार्ड किसके मध्य हुआ था? अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य। 1899 में के हेग सम्मेलन के बाद यह साधन बहुत ही लोकप्रिय हो गया, जिसको कई बार प्रयोग में लाया गया। रन का जो कक्ष है उस पर जो भारत और पाकिस्तान का जो झगड़ा है, ये रन का जो कक्ष है ये हमारे गुजरात का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगा हुआ वहां पर स्थित है। तो पाकिस्तान और भारत के मध्य झगड़े का निपटारा भी इस साधन द्वारा ही किया गया, यानी कि सालसी व्यवस्था अर्थात पंच निर्णय द्वारा किया गया। इसमें हेग सम्मेलन में पंच निर्णय अधिकारियों का एक विशेष पैनल नियुक्त किया गया और इस पैनल द्वारा मनोनीत मध्यस्थ की सेवाओं का प्रयोग करके राज्यों को अपने विवादों का निपटारा करने में सहायता देने के लिए मध्यस्थ जजों के एक स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ ने एक ठोस कदम और उठाया जब इसने सभी विषयों पर पंच निर्णय व्यवस्था को कंपलसरी बना दिया, आवश्यक बना दिया। नेक्स्ट, न्यायिक निर्णय या न्यायिक निपटारा, जुडिशियल सेटलमेंट और एजुडिक्शन। विवादों के निपटारे के संबंध में न्याय की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, जो कि नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है, उसके द्वारा निर्णय किए जाने की व्यवस्था को झगड़े का न्यायिक निपटारा या न्यायिक निर्णय द्वारा विवादों का निपटारा भी कहा जाता है। कोई भी मामला जब आपस में नहीं सुलझता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान भी बार बार जैसे कि कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने का प्रयास करता रहा है। हालांकि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू से भी इस बात की गलती होगी कि उन्होंने यूएन में इस मुद्दे को ले गए, तब से ये विवाद और बढ़िया था और पाकिस्तान को एक मौका हाथ लग गया। हाल ही में पिछले कुछ वर्षों से कुलभूषण जाधव का जो मामला है, उसकी रिहाई का जो मामला है, उस मामले पर भी भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा उसे सुनवाई के लिए एब्रिटेटर की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत इस तरह के विवादों का निपटारा किया जाता है। साधारण शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़े के निपटारे को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी निर्णय या न्यायिक निर्णय कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसमें
जजों की संख्या 15 होती है, यानी कि 15 जज नियुक्त होते हैं और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा इन जजों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन किसी विवाद पर जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाया जाता है और उनमें से मान लो 2 राष्ट्रों के मध्य विवाद है और उनमें से किसी एक राष्ट्र का जज वहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मौजूद नहीं है, तो एक तदर्थ न्यायाधीश उस राज्य से वहां जो है नियुक्त किया जाता है ताकि उस सुनवाई के दौरान वो उपस्थित रहे। जैसे कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान का कोई भी न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जजों में शामिल नहीं था, लेकिन कुलभूषण जाधव के मामले में एक एक्स्ट्रा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उस सुनवाई मात्र के लिए, कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई मात्र के लिए की गई थी। तो ये एक तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कर दी जाती है। किसी विषय पर इसका निर्णय एक्स एलक्यू एट बोनो अर्थात कानून के अतिरिक्त समानता और न्याय के आधार पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक स्थायी न्यायालय है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत की गई है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं और वह भी इसके संविधान को स्वीकार करते हैं। शेष राज्य भी इसके सदस्य बन सकते हैं, परंतु वो तभी बन सकते हैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो निर्धारित शर्तें हैं उन्हें वो स्वीकार कर लें। इसके निर्णय सदस्यों पर बंधनकारी होते हैं, परंतु न्यायालय कानून निर्णय के लिए मुकदमा तभी अपने हाथ में लेता है जब झगड़े में शामिल राज्य न्यायालय के सम्मुख झगड़े प्रस्तुत करते हैं और लिखित में उसे करके देते हैं कि जो भी निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत एक न्यायिक निपटारे की जो है व्यवस्था है। न्यायिक निपटारा या पंच निर्णय के निपटारे के शांतिपूर्ण साधन के रूप में दोनों साधन कुछ सीमा तक एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों में झगड़े का निर्णय करने का कार्य एक तटस्थ बाहरी एजेंसी को सौंपा जाता है। वह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होते हैं और निर्णय विरोधी राष्ट्रों पर बंधनकारी होते हैं तथा प्रक्रिया कैसी होती है इसकी न्यायिक होती है तथा विरोधी राष्ट्रों की अधीनता शिक्षा पर आधारित होती है। किसी पूर्ण समझौते द्वारा उन्होंने अपने आप को इस विषय में वचनबद्ध किया हुआ होना चाहिए, ये शर्त भी इसमें लगा दी जाती है। लेकिन दोनों साधनों में महत्वपूर्ण अंतर भी है, जो इस प्रकार है कि पंच निर्णय व्यवस्था प्रत्येक विशेष झगड़े के लिए विरोधी राष्ट्र की सहमति से निर्दिष्ट राज्यों या व्यक्ति द्वारा की जाती है। न्यायिक निपटारा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। न्यायिक निपटारे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्य करती है, जबकि पंच निर्णय व्यवस्था में पंच निर्णय ट्रिब्यूनल या जो भी एजेंसी है वो अपने आप को विशेष निश्चित नियमों तक सीमित रखती है जो विरोधी राष्ट्रों ने स्वीकार किए होते हैं। विरोध के शांतिपूर्ण समाधान के ये 6 साधन थे। कौन कौन से? समझौता वार्ताएं, नंबर 2 सद्भावना और मध्यस्थता, नंबर 3 समझौता या मेल मिलाप, नंबर 4 जांच पड़ताल या अंतर्राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना, नेक्स्ट पंच निर्णय व्यवस्था या सालिसी प्रक्रिया और न्यायिक निपटारा। ये सभी व्यवस्था के निपटारे के लिए प्रेरणा पर निर्भर करते हैं। इनके विपरीत पंच निर्णय व्यवस्था और न्यायिक निपटारे का चरित्र बंधनकारी होता है। इनके अधीन विरोधी राष्ट्र पंच निर्णय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिस भी तरह की स्थिति हो के निर्णय को स्वीकार करने के लिए पहले ही अपने आप को वचनबद्ध कर लेते हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के विवाद को निश्चित रूप से सुलझाने के लिए ये एक उत्तम और आदर्श तरीके माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये 6 साधन हुए अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।